हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के। आई होप मतलब बढ़िया से मेरा मतलब पढ़ाई सही चल रही होगी। बस पढ़ाई सही चलती रहनी चाहिए, कोई बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है आप लोग का। वर्क हार्ड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आज है 19 जुलाई 2020। पहला सवाल देखेंगे। लुकुंग कहाँ लोकेटेड है? तो लुकुंग में जो बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, बीओपी है, वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिसेंटली जो गए थे, यहीं पर गए थे। और भी कई जगह उन्होंने टूर किया है, और उसमें मेन जगह थी लुकुंग। और लुकुंग कहां लोकेटेड है? लद्दाख में। ईस्टर्न लद्दाख जो एरिया है, जो पैंगोंग सो लेक है, वो जो मेन एरिया ऑफ प्रॉब्लम बना हुआ है अभी इंडिया चाइना के बीच में, उसके बिल्कुल पास में है लुकुंग बॉर्डर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये बात पहली चीज। और ईस्टर्न लद्दाख ध्यान रखना है, ईस्टर्न लद्दाख। और ये वहीं का फोटो है। इसमें रक्षा मंत्री जी के साथ हैं बिपिन रावत जी, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और मुकुंद मनोज नरवणे जी भी थे, जो कि थे हमारे आर्मी के हेड। ये दोनों लोग भी साथ में गए थे और पूरा डेलीगेशन गया था वहां पे। समझ गए बात? ठीक है। अब देखिए, जो इस तरह के विजिट्स इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, उनकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार मैप पे भी देख लीजिए, ये लुकुन की लोकेशन यहां देख सकते हैं। ठीक है। वैसे राजनाथ सिंह जी ने टूर किया है एलओसी का भी और एलएसी का भी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साथ है। और एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के साथ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये द हिंदू से फोटो भी मैं लाया हूं आपके लिए लुकुम की। क्लियर? चलिए भाई, इतने फैक्ट काफी रहेंगे मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन नंबर 2। ह्यूमन ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कोविड 19 वैक्सीन हैज स्टार्टेड इन विच इंस्टीट्यूट? तो पहले तो आप मुझे नाम बता दो। इसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, ये होगी इंडिया की पहली इंडिजिनस कोविड 19 वैक्सीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे डेवलप किसने किया है? भारत बायो, नाम तो पता ही है। भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर एंड एनआईवी। एनआईवी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों ने इसको डेवलप किया है। एनिमल ट्रायल पूरा हो चुका है, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। कहां शुरू है आपको बताना है। आंसर इज पीजीआईएमएस, जो बहुत फेमस हॉस्पिटल है रोहतक में। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक, पीजीआईएमएस रोहतक। ठीक है। 3 लोगों को सेलेक्ट करा गया है, उनको वैक्सीन दी गई है और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। देखिए, एक बात समझिएगा। एक तो हमें यह देखना है कि वैक्सीन उस बीमारी में मतलब कोविड 19 में फायदा पहुंचा रही नहीं पहुंचा रही है। और एक और बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड 19 सही करे किसी और ऑर्गन में साइड इफेक्ट हो जाए। तो ये सेफ्टी भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। हम जो भी वैक्सीन यूज करते हैं, उनका बहुत लंबे ट्रायल चले होते हैं, तब जाके उस मेहनत और रिसर्च के बाद वो हमारे यूज के लायक बनती है, या जो भी इंसान बीमार है उसके लिए बनती है। समझ गए आप? तो इसलिए पूरा, वैसे इनिशियली कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं दिख रही है। असर देखा जाएगा कि भाई लिवर या किसी और ऑर्गन पे नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा। फिलहाल सब कुछ ठीक है, बट लगभग 6 महीने लगेंगे पूरे रिजल्ट को आने में। बट इट्स अ गुड स्टार्ट, आई मस्ट से इट्स अ गुड स्टार्ट। लेट अस होप, फिंगर क्रॉस रखते हैं यार कि सब लोग सब सही हो जाए, यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आए। बट ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, अपडेट है अभी का। आगे जो भी होगा बताता रहूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। Which state has emerged as India's top investment destination in the first quarter of this financial year? आंसर देखो, तमिलनाडु। ये एक मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट्स टुडे, ये एक इंडिपेंडेंट फर्म है। जो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है उससे रिलेटेड स्टडी करता है ये फर्म, प्रोजेक्ट्स टुडे। इनकी एक रिपोर्ट है, इनकी एक रिपोर्ट है प्रोजेक्ट्स सर्वे नाम की। तो प्रोजेक्ट सर्वे रिपोर्ट में जानकारी निकल के आई है, जो प्रोजेक्ट टुडे नाम की इंडिपेंडेंट फर्म करती है, जो कि इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट की स्टडी करती है। ठीक है। अब इस सर वैसे तो बहुत सारा डेटा निकल के आया, पर जो काम का है कि जो ये जो हम बात कर रहे हैं इस क्वार्टर की, फर्स्ट वाले क्वार्टर की, जिसमें तमिलनाडु को हाईएस्ट रेट बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डेटा देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट आया कितना था इंडिया में? 97,850 859 करोड़ रुपीस का। लगभग 1241 फर्म्स या कंपनीज आई थी इन्वेस्टमेंट लेके। ठीक है। और इसमें से 18.63% तमिलनाडु में आया था, और वो हाईएस्ट मतलब फर्स्ट रैंक पे आ गया था। इतनी जानकारी काफी रहेगी, बाकी डेटा तो और भी है। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ के, आपको नेट पे मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे, ऑब्वियसली वो पढ़ के देख सकते हैं, बट इतना डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। और तमिलनाडु का नाम इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए। बाकी रिपोर्ट और किसने बनाई वो मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4।
ये खबर भी जरूरी है और उसमें एक बहुत बेहतरीन, एक्चुअली जिस ऑर्गन का नाम इसका आंसर होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया है वर्चुअली, और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन फ्रेज यूज किया है। इस फ्रेज को अगर आप किसी जीडी, इंटरव्यू, वैट, ऐसे या किसी भी आंसर में लिख दो, बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको। बहुत ही बढ़िया वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्या मैं बताता हूं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस held a high level dialogue on multilateralism after COVID-19? What kind of United Nations do we want at the 70th anniversary? ये डायलॉग किस ऑर्गन ऑफ यूएन ने होल्ड किया था? एंड द आंसर इज इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये भाई यूएन के 6 ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक ये भी है। 1945 में जो यूएन चार्टर था उसके अंडर ही फॉर्मेशन हुआ था इकोसॉक का, और इकोसॉक काम क्या करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीनों एस्पेक्ट को देखता है इकोसॉक, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल भी। ये काम है इकोसॉक का। उसी ने डायलॉग ऑर्गेनाइज किया था जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पीच दिया था, वर्चुअल स्पीच था। उसमें उन्होंने बोला था, बहुत बढ़िया बात बोली थी, कि बेसिकली दुनिया को और ह्यूमैनिटी को और इंप्रूव करने के लिए, और बेसिकली उन्होंने एक वर्ड बोला था, अगर वर्ल्ड की पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ाना है तो मल्टीलैटरलिज्म बहुत जरूरी है, पर मल्टीलैटरलिज्म इंक्लूसिव होना चाहिए। और शायद वो ये इंडिकेट, मुझे लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जैसे यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल है, सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर क्यों है यार? इंडिया भी तो ग्रो कर रहा है, ब्राजील भी तो ग्रो कर रहा है, इन लोगों को भी इंक्लूड। भाई देयर इज अ नीड टू चेंज द ओल्ड सिस्टम्स। तो मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, पर उसमें बदलाव का वक्त आ गया है। ठीक है, और उन्होंने एक और बात बोली तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, सुनिएगा ध्यान से। जो आखिरी में उन्होंने फ्रेज बोला कि मतलब मैं एग्जैक्ट फ्रेज कोट नहीं कर रहा, बट काफी हद तक उतना ही बोला था उन्होंने, करीब करीब सेम है। रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म with reformed United Nations at its center will be the key for the development of humanity। और ये कितना बढ़िया फ्रेज है यार, हर वर्ड इतना सटीक है यहां पे। रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की, मल्टीलैटरलिज्म जरूरी है पर रिफॉर्म होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए। और जो रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं देश, उनको भी तो इंक्लूड करो, कि बस वीटो पावर 5 देश को देके रखोगे आप? और भी लोग तो आने चाहिए। इट इज टाइम टू चेंज द सिस्टम विद अ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस एट द सेंटर। तब इस पूरी, मतलब जो इंसान है, ह्यूमैनिटी है, उसका फायदा होगा, पूरी दुनिया का फायदा होगा। बढ़िया है, ये फ्रेज ध्यान रखना। ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ने कोट करे और बहुत बढ़िया भी लगे मुझे यूज करने के लिए। इन्हीं वर्ड से नंबर बढ़ जाते हैं यार। इंटरव्यू में भी, वैट में भी, एमबीए में वैट काफी जगह होता है, आप जानते हैं, जीडी में, यूपीएससी में ऐसे में लिख दो, आप ये आंसर्स में लिख दो, जीएस के आंसर्स में ऑप्शन में लिख डालो, देखो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर तो बता देते ना, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5, अब धीरे धीरे कोविड 19 में नॉर्मल फ्लाइट शुरू होने का ट्रेंड थोड़ा शुरू होने वाला है। विच इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेटर हैज बीन अलाउड टू रिज्यूम फ्लाइट फ्रॉम इंडिया विद मैंडेटरी मेडिकल एंड ट्रैवल एडवाइजरी? तो आंसर है एयर फ्रांस। और भी देशों से बात चल रही है अभी, ठीक, यूएस, जर्मनी, काफी देशों से बात चल रही है, पर अभी एयर फ्रांस को एक अप्रूवल मिल गया है इस सैटरडे से। सैटरडे मतलब कल था ना सैटरडे, हाँ, 18 से लेकर 31 जुलाई तक। मुझे नंबर एग्जैक्टली मुझे शायद 28 फ्लाइट्स को ऑपरेट करने का, 24 या 28, जितना मुझे 28 याद आ रहा है, बट ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उतनी फ्लाइट ऑपरेट करने का इनको परमिशन मिल गया है, मतलब एक क्वांटम ऑफ फ्लाइट्स इनको ऑपरेट करने का मौका मिला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्क क्या है। रिपैट्रिएशन फ्लाइट तो पहले से ही चल रही है, कि भाई हमारे सिटीजन को यहां से यहां लाना या यहां के लोगों को वहां पे ले जाना उस देश में, पर अब नॉर्मल फ्लाइट भी रिज्यूम धीरे धीरे होंगी, बट काफी मेडिकल और ट्रैवल एडवाइजरी के साथ ये शुरू हो गए, ध्यान रखिएगा। ये परमिशन एयर फ्रांस को मिली है पेरिस तक की फ्लाइट के लिए, और कहां से? दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से। ठीक है, वहां से फ्लाइट जा सकती हैं। बाकी एयर फ्रांस की वेबसाइट में आप अगर एडवाइजरी पढ़ोगे तो उसमें काफी रूल हैं, जैसे कि पिछले 72 आवर्स में कोविड 19 नेगेटिव टेस्ट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद एक ट्रैवल हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर एक एक स्वान सर्टिफिकेट होता है, मतलब आप जिसमें खुद बोल रहे हैं कि हाँ भाई मुझे, मतलब यू आर क्लेमिंग कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। और भी कई डॉक्यूमेंट, मतलब वो पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल लिस्ट यहां पे नहीं बता रहा हूं, पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो जरूरी हो जाते हैं, जो साइट पे लिखे हैं वो बता रहा हूं मैं। और उसके साथ साथ अगर कोई इंडियन फ्रांस पहुंचता है तो फिर क्या कहते हैं, 14 डेज होम या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, ये सब रूल्स भी हैं। और बाकी अलग अलग देशों के अलग अलग रूल होते हैं, तो वो सब लगे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मोटा मोटा, अगर आप ट्रैवल करें तो आप ऑफिशियल पूरी गाइडलाइन पढ़ के जाना, पहली बात तो ये। दूसरा, ऑल दो चीजें रिज्यूम हो रही हैं, फिर भी सरकारों का इंक्लिनेशन जरूर दिखता है
कि दे आर इनकरेजिंग ओनली इमरजेंसी या अर्जेंट या एसेंशियल रीजन। ऐसा नहीं कि आप घूमने निकल पड़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी एसेंशियलिटी इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हर सरकार यहां पर इंडिकेट करना चाहती है, और वो हमको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो एयर फ्रांस इज द आंसर। बाकी और जो परमिशन मिलेंगे बताता रहूंगा आपको, यहां पे सिर्फ आंसर बनता है। घूमने का वक्त भी आएगा बट फिलहाल नहीं है, कहने का मतलब यह है। What will be the eligibility criteria regarding class 12th board marks for admission into IITs, Indian Institute of Technology? पहले क्राइटेरिया क्या था कि आपके 12th बोर्ड में 75% नंबर आने चाहिए। इस बार ये क्राइटेरिया हटा दिया गया। अब क्राइटेरिया क्या है? सिंपल पास हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कोविड 19 की वजह से कई बोर्ड एग्जाम्स, कुछ एग्जाम मतलब पूरे नहीं हो पाए, कुछ पेपर्स कैंसिल करने पड़ गए, वो सब रीजन रहे थे। इस कारण से आईआईटीज ने भी रिलैक्सेशन दिया है नॉर्म्स में कि आप 12th क्लास में पास हो जाओ, सिंपल पास। 75% अब जरूरी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन है। क्वेश्चन नंबर 7, थोरी, थोरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोरी विच इज नोन टू हैव अ क्लस्टर ऑफ एंशिएंट हिंदू रिलीजियस साइट्स, ये किस देश में लोकेटेड है? एंड द आंसर इज नेपाल। जो बीरगंज है बॉर्डर टाउन, उसके पास है थोरी। इतने दिनों से, लोकेशन देख लो यार, ये रहा थोरी का जो मार्क दिख रहा है ना, बॉर्डर के बिल्कुल पास है, ये थोरी रेड में, नेपाल में, ठीक है। इतने दिनों से जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया नेपाल के बीच में श्री राम को लेके, वो थोरी जगह पर ही चल रही है। सुन लीजिए पूरा इशू, के वैसे आपने न्यूज में देखा होगा। केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उन्होंने बोला था कि श्री राम की बर्थ प्लेस अयोध्या नहीं थोरी है। तो इस जगह के नाम पे कंट्रोवर्सी चल रही है। मतलब यार इट्स अ वेल एस्टैब्लिश फैक्ट। ये भी यार केपी शर्मा ओली, या पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता इनका हिसाब। भाई इतनी अच्छी यूनिटी इंडिया नेपाल की रही है, साथ रहो, क्यों नेगेटिव देखते हो यार? इंडिया आपको सपोर्ट करता, आप इंडिया को सपोर्ट करते हो, नेबर हो। एक चाइना के चक्कर में उसकी बातों में आके इस तरह के काम करना बिल्कुल गलत लगता है मुझे तो। पर अब क्या बोला जाए, ठीक है। मतलब कि इंडिया इज अ, इंडिया सबकी हेल्प करता है, किसी को ऑक्यूपाई नहीं करता यार, मतलब इतना डोमिनेट नहीं करता। इट्स अ वेरी फ्रेंडली कंट्री, और ये लोग समझते नहीं है। मतलब वहां के काफी लोग समझ रहे हैं, पर ओली जी नहीं समझते हैं। पता नहीं क्या होगा। एनीवेज, अब क्या बोल सकते हैं, इशू ये है। तो वो ये बोल रहे हैं कि भगवान राम की बर्थ प्लेस अयोध्या नहीं थोरी है, जिसपे इंडिया से काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए और आने भी चाहिए। और वहां के एक तो ऑर्डर क्या है वो देख लो आप। स्टेटमेंट 4-5 दिन पहले दिया था। अब उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि जो नेपाल का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो थोरी में एक्सप्लोरेशन चालू करेगा। इस खबर को और मतलब पुख्ता करने के लिए और उस जानकारी के लिए, तो ये डिसीजन लिया गया नेपाल गवर्नमेंट द्वारा। उसके अलावा वहां के एक मतलब उनका पॉइंट क्या है वो एक बार सुन लीजिए। वो ये बोल रहे हैं, एक जगमन गुरुंग, जगमन गुरुंग, वहां के आर्कियोलॉजिस्ट नेपाल के, वो ये बोल रहे हैं कि जो वाल्मीकि जी की रामायण थी, उसमें जो ज्योग्राफिकल नॉलेज मिलती है हमें रामायण से, उसमें यह पता चलता है, कुछ फ्रेज ऐसे यूज करे गए हैं कि श्री राम अपनी बर्थ प्लेस से जनकपुरी एक दिन में पहुंच गए। पर वो ये बोल रहे हैं गुरुंग कि अगर आपको जनकपुरी से अयोध्या जाना है, चैरियट से, मतलब जो घोड़े वो रथ वगैरह होता है, उससे लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं। पर जब रामायण में एक ही दिन बोला गया है, तो फिर वो जगह इतनी दूर तो नहीं हो सकती कि जनकपुरी से अयोध्या इतनी दूर, वो तो 6 दिन का ट्रैवल है। तो इसका मतलब बर्थ प्लेस पास में होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने बोला कि थोड़ी हो सकती है, उनका लॉजिक, ठीक है। बाकी अब इसमें क्या निकल के आता है पता नहीं, बट मुझे लगता है कि इट नॉट अ वेरी रिलेवेंट इशू, ये नहीं उठाना चाहिए था। इट इज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश फैक्ट, भाई हमारी मान्यता है श्री राम वहां पे, तो ये प्रूफ चीज है। मंदिर बनने वाला है वहां पे, तो ये सब यार कोई मतलब नहीं है भाई। हम लोग जितनी भी धार्मिक जगह हिंदू की नेपाल में, उनकी हम लोग मान्यता रखते हैं, वहां पे घूमने भी जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, अयोध्या आते हैं, बाकी जगह आते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रोवर्सी कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से, पर लोग मान नहीं रहे। खैर, आपको टेक्निकल एंगल समझा दिया, लोकेशन समझा दी, इशू समझा दिया, आगे क्या होगा देखते हैं। बट खैर, इकोनॉमिक्स की फील्ड पे आते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा हैज टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ विच मेजर आईटी कंपनी? एंड द आंसर इज एचसीएल। नोएडा में हेडक्वार्टर है इसका। शिवनाथ, फोटो देख लो पहले, शी इज रोशनी नादर मल्होत्रा। किनकी बेटी है ये? शिव नादर की। शिव नादर हैज स्टेप डाउन एज द चेयरमैन ऑफ एचसीएल एंड his daughter रोशनी नादर मल्होत्रा हैज टेकन ओवर, ठीक है। बट शिव नादर एमडी बने रहेंगे, एंड ही विल कंटिन्यू टू रिमेन एज चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर। पर चेयरमैन अब कौन बन गया एचसीएल की? रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। लेट अस होप कि बढ़िया काम करें, इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छा रहे। बाकी एचसीएल इज अ वेरी मेजर आईटी कंपनी, आप जानते हैं, नोएडा में हेडक्वार्टर है। बाकी और खबर इसमें सच नहीं है। हाँ, एक था कि प्रॉफिट काफी बढ़िया इस बार आया है। वो एग्जैक्ट डेटा आप देख लीजिएगा, नॉट मतलब कुछ 30-32% की ग्रोथ है। एग्जैक्ट नंबर्स अभी मैं उसको लाया नहीं, पर अब इंडिविजुअल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप देख लीजिए उस चीज को।
ठीक है, मतलब अच्छा प्रॉफिट इस बार रिकॉर्ड किया एचसीएल ने, बट इस नेम इज इंपॉर्टेंट कि हु इज द न्यू चेयरमैन, रोशनी नादर मल्होत्रा। फोटो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो सवाल स्पोर्ट्स के। विच फॉर्मर आईपीएल टीम हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज, अच्छा खासा कॉम्पनसेशन है, 4814.67 करोड़ रुपीज प्लस 10% इंटरेस्ट फ्रॉम 2012। ये अवार्ड करा गया है बाय बॉम्बे हाईकोर्ट अपॉइंटेड ट्रिब्यूनल। ये अपॉइंट करा गया है, मतलब ये अवार्ड करा गया है डेक्कन चार्जर्स। ठीक है, एक्चुअली इशू था जो 5वां आईपीएल हुआ था, उसमें बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को शो कॉज नोटिस दिया था, ठीक है, फॉर टर्मिनेशन। तो उसी का पूरा इशू जो था, अब जो ट्रिब्यूनल है बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसने डिसीजन दिया है। अब बीसीसीआई इस डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में जाती है नहीं जाती है देखना पड़ेगा, बट डेक्कन चार्जर्स, ये नाम आपको बताना चाहिए किस टीम की यहां पे बात हो रही है, किनको कॉम्पनसेशन मिला है, डेक्कन चार्जर्स। ठीक है, लोगो आप देख सकते हैं। आई थिंक अब तो शायद नहीं खेलती, मुझे इतनी मतलब अभी लेटेस्ट नहीं पता, बट आई थिंक अब तो इट इज अ डिफंक्ट टीम, अब ये नहीं खेलती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, वाई प्रांजला, शी इज अ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपको बताना है, एंड द आंसर इज टेनिस। इनको लोअर बैक में सीवियर इंजरी आई थी, जिस कारण से ये कुछ काफी समय तक स्पोर्ट से दूर रही थी, बट लकीली लॉकडाउन से पहले ये ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, और वहां पे ये फोटो देख सकते हैं वाया प्रांजला का, वहां पे एक नेस नाम के, पूरा नाम अभी मिस हो रहा है, बहुत फेमस फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, कुछ नाम, मैं वो जो नाम है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। नेस उनका पहला नाम है, दूसरा कुछ नाम मिस हो गया, वैसे याद था मुझे अभी। तो इज अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट, उनके अंडर ये ट्रेनिंग कर रही हैं, वो बढ़िया ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एंड नाउ शी इज ऑन अ गुड पाथ ऑफ रिकवरी, और बहुत जल्दी ये टेनिस में लौट वापसी कर पाएंगी। तो ये अच्छा काम रहा कि लॉकडाउन को उन्होंने काफी एफिशिएंटली यूज किया अपनी उस इंजरी से बाहर आने के लिए। ठीक है, बाकी उसका नेस्ट नाम है, और दूसरा नाम मुझे याद था, मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उस नाम को। क्लियर? तो बस स्पोर्ट्स का नाम रखना, दैट इज द मेन थिंग। ये इंसान कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, खासकर बैंक और एसएससी एग्जाम में। ठीक है, तो वाई प्रांजला टेनिस, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर चीजें पसंद आई तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।